नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ वो खबरें जो पूरी दुनिया पर असर डालती हैं। दुनिया के कोने कोने में हम आपके लिए चलते हैं और बताते हैं क्या कुछ इस वक्त खास हलचल है। अमेरिका क्या प्लानिंग कर रहा है, किसके खिलाफ हथियार उठा रहा है, कहां जंगी मोर्चे खोल रहा है। एक एक जानकारी इस वक्त की दुनिया को लेकर हम आपके सामने रखते हैं। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे यूएस की इकोनॉमी की। दुनिया भर को टैरिफ का डर दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप और उनका देश अमेरिका क्या अब एक इकोनॉमिक खतरे की जद में है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नजर डाली और विरोध करने वाली यूरोप को टैरिफ की धमकी दी तो शायद उन्हें लगा था कि यूरोप झुक जाएगा और पूरी दुनिया उनके ट्रेड डील और टैरिफ के डर से झुक जाएगी। लेकिन जो दुनिया में हालात बन रहे हैं वो ऐसे लग ही नहीं रहे कि कोई देश आज की तारीख में अमेरिका से डरने को तैयार है। ना यूरोप डरा है, ना चीन डरा है, ना भारत डरा है, कोई भी मुल्क नहीं डरा है, बल्कि अमेरिका की सबसे कमजोर नस पर हाथ रख दिया गया है। और वो कमजोर नस क्या है यूएस की? वो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। जिस बॉन्ड को दुनिया अब तक सबसे सुरक्षित निवेश मानती थी, आज वही बॉन्ड अमेरिका के लिए भस्मासुर बनता जा रहा है। तमाम देश जो अमेरिकी बॉन्ड खरीद कर बैठे हुए थे वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ भरोसे में दरार पड़ी है, रिश्ते में दरार पड़ी है। और वॉशिंगटन को पता है कि अगर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड बिकने लग गए या बेचने शुरू कर दिए गए, जो कि शुरू हो चुके हैं, तो फिर ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी लगभग $40 ट्रिलियन कर्ज में है। तो सवाल बड़ा है, क्या ट्रंप की टैरिफ राजनीति ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करने की तैयारी कर दी है? क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को डुबाने की तैयारी कर दी है? डिटेल में समझिएगा ट्रेजरी बॉन्ड वाली कहानी क्या है। इसमें भारत ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया है, इसलिए अमेरिका अब थोड़ा सा अगर देखें तो बैकफुट पर दिख रहा है। पूरा खेल, पूरी कहानी और वर्ल्ड वॉर का पूरा सीन आज आपको वर्ल्ड नाउ में हम समझाएंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में आज एक और बड़ी चौंकाने वाली पड़ताल, क्या ट्रंप के क्लब में पुतिन की एंट्री होने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दावा किया कि रूस भी उनके बनाए गाजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन सकता है। एक ऐसा बोर्ड जिससे ट्रंप शांति का मंच बता रहे हैं, लेकिन जिस पर दुनिया भरोसे से ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश पहले ही दूरी बना चुके हैं, यानी कि यूरोप, ईयू इसमें नहीं आना चाहता है। वहीं अब संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका के सबसे रणनीतिक विरोधी, सबसे बड़े धुर विरोधी रूस की भी इस बोर्ड में एंट्री होती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को भी न्योता भेजा था और पुतिन का जवाब भी आ गया है। सवाल साफ है, क्या गाजा में शांति की पहल वैश्विक ताकतों का नया पावर सेंटर बन रहा है या पावर गेम बन रहा है? क्या ट्रंप पुतिन की नजदीकी दुनिया की राजनीति धुरी बदल सकते हैं? ट्रंप के टैरिफ का बूमरैंग अमेरिका खुद भुगत रहा है, महंगाई और बेरोजगारी का बोझ। अगली स्टोरी में आपको बताएंगे अमेरिका के अंदर हालात ठीक नहीं है। 96% जनता कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से दुनिया को झुकाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ तलवार उठाई, वो तलवार खुद अमेरिका के लोगों पर चल गई, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर चल गई। महंगाई की लहर ने आम अमेरिकी की जेब पर सीधा वार किया है और नौकरियों की संख्या भी गिर रही है। आंकड़े कहते हैं कि ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ 96% अमेरिकी नाराज हैं। वो लोग जो पहले उनकी रणनीतियों को समर्थन देते थे, आज वही लोग अपने घर की दीवारों पर टूटती महंगाई का सामना कर रहे हैं। टैरिफ के कारण न सिर्फ घरेलू बाजार में महंगाई बढ़ी है, बल्कि अमेरिका के निर्यात पर भी इसका इंपैक्ट हुआ है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में, डराने के चक्कर में अपने लिए और अमेरिका के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसके अंदर वो चले तो गए हैं, लेकिन बाहर कैसे आएंगे ये डोनाल्ड ट्रंप को पता ही नहीं। तो क्या ट्रंप की नीति अमेरिका को गहरी आर्थिक संकट की खाई में धकेल देगी? फिर वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे एआई का काला सच। दुनिया ने जमकर बारूद और बंदूकें देखी, लेकिन अब जंग की लड़ाई जमीन पर नहीं रही। अब ये कोड, चिप और एल्गोरिदम की दुनिया में आ चुकी है।
एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह सिर्फ एक तकनीक नहीं रह गया है, बल्कि अब नई महाशक्ति का पर्याय बन चुका है, जो दुनिया की ताकत और नियंत्रण के नियम को ही बदल रहा है। कैसे एआई वर्ल्ड वॉर करा सकता है, क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या अंदेशा है, डिटेल आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की, जिसकी चक्रव्यूह में फंस गया अमेरिका। अगर मैं आपसे कहूं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से यूएस की इकोनॉमी खतरे में है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? आप ये मानेंगे कि हां ठीक है, अमेरिकी इकोनॉमी पर कर्ज बहुत ज्यादा है, 125% का रेशियो है जीडीपी के अगेंस्ट कर्ज का। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि यही संकट अब अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को ले डूबने की तैयारी में है, और खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने दुनिया भर पर आंखें तरेरी हैं, तो दुनिया ने भी पलटवार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ग्रीनलैंड पर नजर डाली, कहानी यहां से शुरू होती है, तो यूरोप ने इसका विरोध किया। यूरोप ने विरोध किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई एक बार 500%, 200% की टैरिफ लगाऊंगा, 2 मिनट में आप घुटने पर आ जाएंगे। तो उन्हें शायद उम्मीद थी कि यूरोप झुक जाएगा टैरिफ के नाम पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरोप ना तो झुका, ना पीछे हटा, और बल्कि यूरोप ने अमेरिका की सबसे कमजोर नस को दबा दिया, उस पर हाथ रख दिया। अब इससे अमेरिका छटपटा गया। इस नस को पहले चाइना इस्तेमाल कर चुका है, इस नस को पहले भारत भी इस्तेमाल कर चुका है, और भारत और चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए यूरोप ने भी यही रास्ता अख्तियार किया। तो अमेरिका की सबसे कमजोर नस क्या है? वो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था, चाहे वो युद्ध हो, मंदी हो, वैश्विक संकट हो, निवेशक जब भी अपने आप को लाचार पाते, वो तुरंत यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की तरफ जाते, चाहे वो कोई भी देश हो। सबने अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदे, उनको लगा कि ये बॉन्ड सुरक्षित हैं। लेकिन अब जब हालात बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं, तब यही बॉन्ड अमेरिका के लिए भस्मासुर बन रहे हैं। अब इन्हीं बॉन्ड्स से, इन्हीं ट्रेजरी बॉन्ड से अमेरिका को डर लगने लगा है। अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड्स के आप स्टेक होल्डर्स को देख लीजिए, कितने बॉन्ड किस देश के पास है। जापान के पास $1.13 ट्रिलियन का बॉन्ड है। यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम के पास $808 बिलियन का बॉन्ड है। ये पिछले साल तक के आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़ा भी रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि इनमें से कई बॉन्ड्स घट गए हैं। चाइना मेनलैंड $757 बिलियन के बॉन्ड्स हैं। कैमन आइलैंड के पास $448 बिलियन के बॉन्ड हैं। बेल्जियम के पास $411 बिलियन, लग्जमबर्ग के पास $418 बिलियन, कनाडा के पास $368 बिलियन, फ्रांस के पास $318 बिलियन, आयरलैंड के पास $340 बिलियन, स्विट्जरलैंड के पास $311 बिलियन, ताइवान के पास $299 बिलियन, सिंगापुर के पास $248 बिलियन, हांगकांग के पास $247 बिलियन, इंडिया के पास $238 बिलियन, ब्राजील के पास $228 बिलियन। अब आप सोच रहे हैं कि है तो है, इससे अमेरिका को क्या फर्क पड़ रहा है, इससे अमेरिका को फायदा हो रहा है। लेकिन दोस्तों खबर यह है, अब खबर जान लीजिए। पहले मैंने आपको बॉन्ड्स बता दिया, अगर सिर्फ ईयू को देख लें तो ईयू लगभग 11 से 12 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स होल्ड करता है। अब सबने क्या किया कि भाई उन्होंने कहा कि आप टैरिफ लगा रहे हैं, हम आपके बॉन्ड्स बेचेंगे और मार्केट में आपके बॉन्ड्स बेच के हम निकलेंगे। हमें अब अमेरिका की इकोनॉमी पर भरोसा नहीं है। तो जब अमेरिकी बॉन्ड्स बिकने लगेंगे या इसको बेचने की शुरुआत कर दी गई है, तो अमेरिकी इकोनॉमी में हाहाकार मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप खुद परेशान है और कल कह रहे थे दावोस में कि मैं तो नेटो के साथ खड़ा हूं, 100% नेटो को मेरा समर्थन है। तो उनको यह लग गया कि अगर ये बॉन्ड्स बेचे जाने लगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तो फिर क्या होगा? फिर तो अमेरिकी इकोनॉमी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये लोग जो बॉन्ड बेच रहे हैं, विस्तार से मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ये बॉन्ड बेचकर सारा पैसा गोल्ड और सिल्वर में डाल रहे हैं। अब देखिए,
चीन अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, $600 बिलियन के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड को बेच चुका है। भारत भी $52 बिलियन के बॉन्ड बेच चुका है और उसके एवज में गोल्ड खरीद चुका है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत सबसे बड़ा सेकंड नंबर पर गोल्ड इंपोर्टर रहा। बॉन्ड्स बेचकर भारत ने गोल्ड खरीदा, यानी दुनिया गोल्ड बैक्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है, डॉलर बैक्ड इकोनॉमी से निकलकर। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां क्या है? इंपॉर्टेंट यहां यह भी है कि बॉन्ड बेचना जरूरी नहीं है। खबर यह है कि यील्ड जिस पर यह बॉन्ड बेचे जा रहे हैं, जो देश कभी 0.25% की मामूली यील्ड पर भी अमेरिकी बॉन्ड को सुरक्षित मानकर पकड़ कर बैठे रहते थे, आज वही देश 4.5% की ऊंची यील्ड पर भी इन्हें बेचने को मजबूर है। इसे कोई सामान्य फैसला मत मानिए आप, यह बहुत खतरनाक डिसीजन है। ये डी डॉलराइजेशन के स्पष्ट संकेत हैं, यानी डॉलर बैक्ड इकोनॉमी से दुनिया निकलना चाह रही है। और यह अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। खबर यह भी है कि जापान और अमेरिका बॉन्ड बाजार का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है और जापान भी बिक्री की तैयारी में। अगर जापान ने बड़े पैमाने पर बॉन्ड बेचे तो यह सिर्फ बाजार में हलचल नहीं होगी, यह ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में तबाही ला सकता है। यूरोप में भी बॉन्ड्स बेचने की शुरुआत कर दी गई है। सवाल उठने लगे हैं, क्या अमेरिकी कर्ज वास्तव में उतना सुरक्षित है जितना दशकों से बताया जाता रहा है? इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में अमेरिका को कर्ज देने वाले हाथ कम होते चले जाएंगे, और जब कोई देश अपने ही कर्ज को नए कर्ज से नहीं ढक पाता है तो वहां इकोनॉमिक स्लोडाउन और आर्थिक मंदी की शुरुआत होती है। डोनाल्ड ट्रंप इस गिरते भरोसे को ताकत, टैरिफ और धमकियों से वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि आर्थिक विश्वास बंदूक से नहीं, भरोसे से आता है। ताकत से, मिसाइल से, अटैक से डर तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब यह बताएं कि वो भरोसा कैसे पैदा करेंगे। और कई बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जीतना ही असल में हार साबित हुआ। ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध जीता, लेकिन उसी जीत ने उसके साम्राज्य की कमर तोड़ दी। आज अमेरिका उसी मोड़ पर खड़ा नजर आता है जहां वो जीत को ताकत से थामना चाहता है, लेकिन दुनिया चुपचाप खामोशी के साथ विकल्प ढूंढ रही है। यूरोप के कई देशों ने धीरे धीरे अमेरिकी बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, कान खोलकर सुन लीजिए, आपकी इकोनॉमी ध्वस्त होने वाली है। यूरोप अब अपना पैसा अमेरिका से निकालकर यूरो जोन और गोल्ड में शिफ्ट कर रहा है। यूरोपीय यूनियन भारत को सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाना चाहता है। अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जदाता कौन है? यूरोपीय यूनियन से अगर शुरुआत की जाए तो यूरोपीय यूनियन के पास सबसे बड़ी मात्रा में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है। लगभग 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड हैं। अगर शुरुआत की जाए तो यूरोपीय यूनियन के पास ट्रेजरी बॉन्ड का भंडार है। अमेरिका के बाहरी घाटे को संतुलित करने में यूरोप की बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिका का दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता है यूरोप, लेकिन अमेरिका का व्यापार घाटा लगातार बढ़ा है और घाटे की भरपाई के लिए अमेरिका ने बार बार इन ट्रेजरी बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया है और विदेशी पूंजी पर निर्भरता बनाकर अमेरिका ने रखा है। यूरोपीय निवेश से अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में स्थिरता रही है। यूरोप चाहे तो बॉन्ड होल्डिंग्स के जरिए अमेरिका पर दबाव बना सकता है। इससे वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में यूरोप की पकड़ मजबूत होगी। यूरोपीय यूनियन के पास कितनी अमेरिकी संपत्ति है, अगर आप ये देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले ट्रेजरी बॉन्ड सबसे ज्यादा है यूके के पास, कॉर्पोरेट बॉन्ड सबसे ज्यादा है, अमेरिकी स्टॉक सबसे ज्यादा है। कुल अमेरिकी संपत्ति अगर मिला दिया जाए तो $10 ट्रिलियन से अधिक की है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बेल्जियम के पास $481 बिलियन के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड है, जो ईयू में सबसे बड़ा विदेशी धारक है। लक्जमबर्ग के पास 425.6 बिलियन का अमेरिकी ऋण है, फाइनेंशियल हब के रूप में अहम भूमिका है। ऐसे ही फ्रांस आप ले लीजिए, 376.1 बिलियन अमेरिकी बॉन्ड, यूरो जोन की बड़ी आर्थिक ताकत। आखिर ये आंकड़े अहम क्यों हैं? अगर यूरोप ने इन बॉन्ड्स को तेजी से बेचना शुरू कर दिया तो सबसे पहला
झटका लगेगा अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और फॉरेन जो करेंसी होती है उसके रिजर्व को। इससे परिणाम क्या होंगे? इससे वहां की बैंक ब्याज दरें बढ़ाएंगी, कर्ज को महंगा करेंगी, चीजों के दाम बढ़ेंगे, अमेरिकी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा। यानी अमेरिका का पूरा फाइनेंशियल मॉडल ही क्रैश हो सकता है। अगला असर पड़ेगा डॉलर पर। जब ट्रेजरी बॉन्ड बिकते हैं तो डॉलर की डिमांड गिरती है। यही वजह है कि वॉशिंगटन यूरोप के हर कदम को बहुत ध्यान से देख रहा है। लेकिन असली कहानी यही खत्म नहीं होती। यूरोप के हाथ में ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक जियो पॉलिटिकल पावर है, टूल है, आप इसे हथियार भी कह सकते हैं। टैरिफ की धमकी तो जवाब में ट्रेजरी बॉन्ड को सेल किया जाएगा। यानी बिना एक गोली चलाए ऐसी जंग लड़ी जा रही है जो महाशक्तियों के बीच टकराव पैदा कर रही है। अमेरिका की आर्थिक नस पर सीधा वार जो डोनाल्ड ट्रंप को कतई मंजूर नहीं होगा, इसको लेकर वो बौखलाए हुए हैं। डेनमार्क से लेकर फ्रांस तक और जर्मनी तक मैसेज क्लियर है। अगर अमेरिका ने दबाव की राजनीति जारी रखी तो यूरोप के पास सबसे खतरनाक लेवरेज मौजूद है ट्रेजरी बॉन्ड के तौर पर। यानी दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिकी ट्रेजरी अब भरोसे की गारंटी नहीं है। आपको बताते हैं नॉर्वे की कहानी। नॉर्वे भी यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड को बेच रहा है। यह सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं है, यह अमेरिका की राजनीति और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए और पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। नॉर्वे जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार है और अमेरिका का एक बहुत अहम वित्तीय पार्टनर है। नॉर्वे के पास कितना यूएस ट्रेजरी बॉन्ड होगा? अंदाजा लगाइए, क्या आपको लगता है अनुमान? नॉर्वे के पास सॉवरेन वेल्थ फंड 2.1 ट्रिलियन है और 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा नॉर्वे का अमेरिकी शेयर में भी लगभग 759 बिलियन डॉलर के करीब निवेश। लेकिन जब अमेरिका भरोसे के लायक ही नहीं रहेगा, वहां की इकोनॉमी भरोसे के लायक नहीं रहेगी, वहां की पॉलिसी भरोसे के लायक नहीं रहेगी, वहां के राष्ट्रपति भरोसे के लायक नहीं रहेंगे, तो लोग निवेश क्यों करेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश में निवेश एक अच्छे माहौल से आता है, न कि डराकर और धमकाकर आता है। और इसी डराकर और धमकाकर वाली नीति के बाद अब दुनिया भर में तस्वीर बदलने लग गई है। नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी है। यह वही फंड है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी निवेश कोष है। नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड, जिसे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल भी कहा जाता है, यह दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड में से एक है। लेकिन नॉर्वे का यह कदम यूरोप के लिए सिग्नल है, अमेरिका के लिए तो युद्ध का सायरन है। यह तो सिग्नल से भी बहुत ऊपर, इसे मैं मानता हूं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन पर आ जाइए। चीन ने अपने विदेशी निवेश में, खासकर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में, रणनीतिक तौर पर बहुत बड़ा बदलाव किया है। हाल के महीनों में चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपने निवेश को लगातार घटाया है, जबकि गोल्ड की खरीद में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। इस बदलाव के साथ अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव, डॉलर की कमजोरी और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता इसके पीछे प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। चीन ने कैसे चेंज किए अपना निवेश नीति, कैसे इस पॉलिसी को चेंज किया, आइए देखते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की होल्डिंग्स में चीन ने लगातार कटौती जारी रखी है और अब चीन को फर्क नहीं पड़ता है क्यों अमेरिकी बॉन्ड्स रखे, क्योंकि वो सोने की ओर जा रहा है। ड्रैगन अब अपने विदेशी मुद्रा भंडार में एक बड़ा हिस्सा गोल्ड का रख रहा है, गोल्ड में निवेश कर रहा है। यह बदलाव अमेरिका के वित्तीय दबाव और वैश्विक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए चाइना ने लिया है। डॉलर से दूरी बना रहा है। डॉलर आधारित संपत्तियों से हटकर चीन अपनी निर्भरता कम करके गोल्ड पर जा रहा है। वैश्विक आर्थिक ताकतों के बीच चीन की आर्थिक नीति में यह बदलाव बड़े रणनीतिक संकेत दे रहे हैं। चीन का यह कदम सिर्फ आर्थिक रणनीति नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो दर्शाता है कि ड्रैगन अमेरिका के इस वित्तीय प्रणाली को, इस नीति को, इस सिस्टम को, जो डॉलर बैक्ड इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, जिस पर मैक्सिमम देश डिपेंड करते हैं, निर्भरता है, उससे चीन आजाद होना चाहता है, निकलना चाहता है, ताकि वो अमेरिका के प्रेशर से भी बाहर आ जाए। चीन का मैसेज क्लियर है, वो अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी
बॉन्ड पर भरोसा खो चुका है और ये कदम वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, खासकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए। दुनिया तो फिर भी ब्रिक्स करेंसी की तरफ आ जाएगी। ब्रिक्स करेंसी की बहुत बात इन दिनों चल रही है। गोल्ड बैक्ड इकोनॉमी की तरफ चली जाएगी, मेटल बैक्ड इकोनॉमी की तरफ चली जाएगी, सिल्वर बैक्ड इकोनॉमी की तरफ चली जाएगी। लेकिन अमेरिका क्या करेगा? जब अमेरिका के बॉन्ड्स दुनिया भर के देश बेचने लगेंगे तो ये बॉन्ड्स कूड़े के भाव में बिकेंगे। इसलिए अमेरिका परेशान है। चीन की रणनीति डॉलर के राज को चुनौती दे रही है और एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुई है पिछले एक साल में। चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, यह भी देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है चीन के पास। चीन के पास लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अमेरिकी डॉलर में अधिकतर निवेश है, ट्रेजरी बॉन्ड और दूसरी विदेशी मुद्राओं में भी निवेश है। लेकिन अब इन मुद्राओं से निकलकर चाइना जो है वो गोल्ड की तरफ जा रहा है। खास बात यह कि ऐसे समय में चीन ने जब अपनी हिस्सेदारी बेची है बॉन्ड्स की, तो अमेरिकी कर्ज में विदेशी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक जापान और ब्रिटेन ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई। जापान का निवेश 2.6 अरब डॉलर बढ़कर 1.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जबकि ब्रिटेन की हिस्सेदारी 10.6 अरब डॉलर से बढ़कर 888.5 अरब डॉलर पर पहुंच गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका से जुड़े परिसंपत्तियों में कटौती चीन की उस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसके तहत वो अपने रिजर्व को सोना और गैर अमेरिकी मुद्राएं और विदेशी इक्विटी निवेश की ओर ट्रांसफर कर रहा है। शंघाई यूनिवर्सिटी और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ये मानते हैं कि हाल के वर्षों में विदेशी परिसंपत्तियों के बेटर कस्टमाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन से चीन के पोर्टफोलियो की सुरक्षा और स्थिरता और मजबूत हुई है। इस बीच चीन अपने सोने के भंडार को भी लगातार बढ़ा रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के मुताबिक दिसंबर 2025 के अंत तक चीन का गोल्ड रिजर्व 74.15 मिलियन आउंस तक पहुंच गया, जो पिछले महीने की ही तुलना में यानी नवंबर की तुलना में 2025 के साल के मुताबिक 30,000 आउंस अधिक है। यह लगातार 14वां महीना जब केंद्रीय बैंक ने सोने का भंडार बढ़ाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में भी चीन सोने की खरीदी जारी रख सकता है ताकि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच अपने रिजर्व को वो और सुरक्षित कर सके। यानी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ धमकी का कार्ड जो है वो दुनिया ने निकाल लिया है। उनकी धमकी अब और नहीं चलने वाली है। उनकी धमकी का जवाब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच इंडिया ने भी ऐसा ही रुख अपनाया। भारत ने ऐसा जवाब दिया कि अमेरिका चारों खाने चित हो गया। अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ के जरिए वो दुनिया भर के सरकारों को दबाव में लाएगा, वो भारत को भी झुकाएगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स की होल्डिंग में भारी कटौती कर दी। मार्केट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महज एक साल में भारत ने अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड निवेश में 21% की कमी की है। इससे न केवल भारत ने अपने आर्थिक स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा नुकसान भी दिया। यह मैसेज क्लियर है, अब अमेरिका के दबावों का असर उसकी खुद की आर्थिक सेहत पर पड़ने लग गया। भारत की इस चाल ने अमेरिका को यह दिखा दिया कि आर्थिक दबाव से देश झुकते नहीं हैं, बल्कि वार का जवाब जबरदस्त पलटवार होता है। भारत अपने भंडार का एक हिस्सा अपने अब दूसरे विकल्पों में निवेश कर रहा है। इसमें सोना है, दूसरे देशों के सरकारी बॉन्ड्स हैं, गैर डॉलर वाली संपत्तियां हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा जोर जो दिया जा रहा है भारत में भी वो गोल्ड पर ही दिया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया भर में जिस तरह का भू राजनीतिक तनाव चल रहा है वो ठीक नहीं है। और ऐसे समय में सबसे भरोसेमंद चीज जो है वो है गोल्ड और सिल्वर। आरबीआई ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा दी है। वैसे तो कुल मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी आज भी सबसे ज्यादा है, लेकिन बदलती रणनीति से अमेरिका की मुद्रा को धीरे धीरे नुकसान हो रहा है और अमेरिकी डॉलर से हर देश छुटकारा पाना चाहता है। दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों का विश्वास अब लगभग खत्म होने लगा। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने शुरू किए जा चुके हैं, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। यानी दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में विदेशी निवेशकों का विश्वास खत्म, ट्रेजरी बॉन्ड बेचने की होड़ शुरू, जिससे अमेरिका पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। मैसेज क्लियर है, अमेरिकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है।
लोगों का, देशों का भरोसा, निवेशकों का भरोसा टूट रहा है। और अगर यही सिलसिला जारी रहा, अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं किया, अपनी हरकतें नहीं सुधारी, चाल चलन ठीक नहीं किया, तो अमेरिकी इकोनॉमी कब डूब जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा और सुपर पावर की साख से वो राख में बदलते चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, या वो उस धमकी वाले लहजे को लगातार जारी रखते हैं जिससे अमेरिकी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो रहा है। और एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचे जाएंगे तो आज के इस अस्थिरता वाले माहौल में सबसे भरोसेमंद निवेश गोल्ड और सिल्वर होगा। इसलिए आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और जब गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस और ऊपर जाएंगे। तो भविष्य में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि अब दुनिया के जितने भी देश हैं वो एक सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं और वो अमेरिका पर भरोसा खो चुके हैं। इसलिए गोल्ड और सिल्वर के प्राइस अभी और ऊपर जा सकते हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। खबर आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों को अगर आप इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को झुकाने के लिए टैरिफ लगाया, लेकिन वही टैरिफ ट्रंप के गले की फांस बन गई। एक तरफ ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचने की शुरुआत और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर के हालात जो कि बद से बदतर हो गए। महंगाई बढ़ी है, नौकरियां घटी है। हाल यह है कि 96% अमेरिकी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के इन नीतियों से नाराज बताए जा रहे हैं, उखड़े हुए हैं, फैल गए हैं, गुस्से से फटे हुए हैं। और करीब एक साल में डोनाल्ड ट्रंप ने यह हालत कर दी है कि अमेरिका की जनता घुटन महसूस कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप तो कहते आए कि अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होगी क्योंकि दूसरे देशों को यूएस में कारोबार करने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। एक रिसर्च सामने आई है जिसकी बात मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के सबसे ज्यादा मार अमेरिका की जनता पर पड़ी। उनके खर्चों में एकदम से तेजी आ गई जबकि इनकम उतनी ही है। इसका मतलब यह हुआ कि दूसरों पर चलाया गया ट्रंप का टैरिफ वाला तीर वापस उड़कर ट्रंप की तरफ ही चला गया। इसे कहते हैं उड़ता तीर पकड़ लेना। अमेरिका को टैरिफ का सबसे बड़ा झटका लगा। अमेरिकी उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, यानी कि अमेरिकी कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। कैसे, आइए समझते हैं। जो सामान वहां बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं उनकी कीमतों में डायरेक्ट उछाल है। लोगों के खर्च में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। इसमें खाद्य पदार्थ बहुत बड़े पैमाने पर आते हैं जो रोजाना इस्तेमाल होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऑटो पार्ट्स जो महंगे हो गए हैं। मिडिल क्लास की जेब पर तो ऐसा इंपैक्ट पड़ा है कि मिडिल क्लास ठीक से खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका में टैरिफ का बोझ ज्यादा है, कंपनियों से ज्यादा जनता पर है, महंगाई का दबाव बढ़ा है और परचेजिंग पावर घट गई है। जर्मन थिंक टैंक कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी में एक लेख, एक स्टडी प्रकाशित की गई, पब्लिश की गई। इसके मुताबिक अमेरिकी लोग ट्रंप के टैरिफ का 96% बोझ उठा रहे हैं क्योंकि इससे उनके रोजमर्रा के खर्चे बढ़ गए। जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल 2025 में लिबरेशन डे टैरिफ की घोषणा की थी तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका को दोस्त और दुश्मन दोनों ने लूटा। अब बारी है उनसे इसकी कीमत वसूलने की। उन्होंने दावा किया था कि टैरिफ से अमेरिकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बूम दिखेगा। साथ ही ट्रंप ने संकेत दिया था कि टैरिफ अमेरिकी जनता पर इनकम टैक्स का बोझ भी कम कर देगा। लेकिन हुआ क्या? इसके ठीक उलट, अमेरिकी जनता को टैरिफ का सबसे ज्यादा बोझ उठाना पड़ा। यह स्टडी ऐसे समय में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए टैरिफ को हथियार बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सभी यूरोपीय देशों से कहा है कि अगर वो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उनका साथ नहीं देते हैं तो अतिरिक्त टैरिफ के लिए तैयार हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फिनलैंड को 1 फरवरी से 10% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है और जो 1 जून को बढ़कर 25% हो जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी हमने आपको पहली खबर में बताया कि इसके खिलाफ यूरोप ने ट्रेजरी बॉन्ड वाला हथियार निकाल लिया है।
अब वो एक कहावत है डोनाल्ड ट्रंप पे बिल्कुल फिट बैठती है। आधा मैं बता देता हूं, आधा आप खुद लगा लीजिएगा, मैं बाद वाला बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की हालत ऐसी हो गई कि उन्होंने घर के बचे हैं ना घाट के बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि दुनिया भर के सामानों पर टैरिफ लगा दो। अभी उन्होंने कहा कि फ्रेंच वाइन पर 200% का टैरिफ जैसे ही लगाऊंगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास दौड़े आ जाएंगे, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ने गाजा के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए $1 अरब निवेश की आवश्यक शर्त रखी गई है। अमेरिका ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत को भी घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। इस नई स्टडी ने खुलासा किया कि टैरिफ का असली बोझ भारत नहीं बल्कि अमेरिकी लोग ही उठा रहे हैं। स्टडी के मुताबिक अगस्त में अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद यूएस को होने वाला भारतीय निर्यात यूरोपीय संघ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में 18% से 24% तक गिर गया, जिससे भारतीय सामानों की मांग वहां बढ़ गई। अब सप्लाई कम होने और डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइस हाइक हो गए, तो अमेरिकी जनता नाखुश हो गई डोनाल्ड ट्रंप से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर तो दुश्मन बनाए ही, अपने दोस्तों को दुश्मन बनाया, अपने घर में भी दुश्मन पैदा कर लिए। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को देखिए, बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट है ये जो सर्वे है 8 से 11 जनवरी के बीच किया गया है। अब इस पर लब्बो लुबाब क्या है? लब्बो लुबाब यह कि 55% से ज्यादा अमेरिकी विदेश नीति से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला में ट्रंप की कार्रवाई का खासा विरोध है। 61% लोगों ने ट्रंप की विदेश नीति के प्रति असहमति जताई है। विदेश नीति में अस्पष्टता, अनिर्णय से जनता में घबराहट है, पैनिक सिचुएशन है, पता नहीं क्या होगा। लोग ट्रेजरी बॉन्ड बेचने लगे तो अमेरिका की इकोनॉमी कहां जाएगी, हम क्या करेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत असफलताओं की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना भी बढ़ गई है। आगामी चुनाव में ट्रंप की विदेश नीति एक बहुत बड़ा मुद्दा अमेरिका में बन चुका है। रिसर्च में सबसे बड़ा खुलासा यह है कि भारतीय निर्यातकों ने अमेरिका के बजाय दूसरे बाजारों का रुख कर लिया है, जहां कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं था, माल वहीं भेज दिया गया। रिसर्च टीम ने जनवरी 2024 और नवंबर 2025 के बीच 25 मिलियन से अधिक शिपमेंट रिकॉर्ड का एनालिसिस किया, जिसमें लगभग $4 ट्रिलियन का ट्रेड शामिल था। इस दौरान उन्होंने पाया कि एक्सपोर्टर्स ने टैरिफ कॉस्ट का महज 4% ही वहन किया, जबकि अमेरिकी आयातकों ने ज्यादातर बढ़ोतरी ग्राहकों पर डाल दी। जो कस्टमर सामान खरीदेगा वही चुकाएगा, हम क्यों दें पैसा। तो सरकार कह रही है हम नहीं दे रहे, अमेरिका के व्यापारी कह रहे हैं हम नहीं दे रहे, तो देगा कौन, बचा कौन? कंज्यूमर जिसे सामान चाहिए। टैरिफ से अमेरिकी कस्टम्स रेवेन्यू में $200 अरब की बढ़ोतरी हुई, लेकिन स्टडी में यह पाया गया कि यह सारा पैसा आखिरकार अमेरिकियों की जेब से ही आ रहा है, किसी और देश से नहीं आ रहा। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ से यूएस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी जो सामान बेचते हैं उनसे हम वसूली करेंगे। लेकिन अप्रैल 2025 से हर महीने मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में कमी देखने को मिल रही है। लिबरेशन डे से नवंबर 2025 के बीच इस सेक्टर में लगभग 60,000 नौकरियां अमेरिका में खत्म हो गई। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप करे तो करे क्या? एक तरफ ट्रेजरी बॉन्ड से झटका लग रहा है, दूसरी तरफ टैरिफ का झटका लग रहा है। टैरिफ का केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, कल ही रो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने खिलाफ में फैसला दे दी तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मुझे तो सारे देशों के पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो अपनी पॉलिसीज की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्तों को दुश्मन बनाया और अमेरिकियों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। अब इसके बाद वो एक नया गेम खेल रहे हैं, गाजा बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, लेकिन इसका रंग धीरे धीरे सामने आने लग गया है। जहां यूरोप ने इस गाजा पीस बोर्ड से दूरी बनानी शुरू कर दी है, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन जैसे कई देश धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, वहीं अमेरिका के बड़े दुश्मन रूस जैसी विरोधी धुरी की भी इस बोर्ड में एंट्री हो रही है। सवाल यह है कि ट्रंप के क्लब में पुतिन की एंट्री के मायने क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बेवकूफ बनाया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भारत, पाकिस्तान, इटली समेत 60 देशों को दिया था, वो अब विवादास्पद हो चुका है। फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, स्वीडन ने इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। अब ट्रंप के इस बोर्ड में ऐसे देश की एंट्री होने वाली है जो चौंकाने वाली है, नाम मैंने आपको बताया। रूस ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इस फोरम में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त
बहुत चालाकी वाली है, बहुत स्मार्ट मूव है पुतिन का। अगर मैं इसे ऐसे कहूं तो ज्यादा बढ़िया होगा। ट्रंप का दावा था कि रूस इस बोर्ड का हिस्सा है ताकि मिडिल ईस्ट में स्थिरता आए, लेकिन सवाल उठता है क्या रूस की एंट्री शांति लाने के लिए या इसके पीछे कोई एजेंडा छिपा हुआ है। रूस जो मिडिल ईस्ट में अपने हितों के लिए जाना जाता है, अचानक इस बोर्ड में शामिल होने की खबरें सुर्खियों में। इसका मतलब साफ है, ट्रंप के पुतिन से दोस्ती वाले दावे कहीं अधिक गहरे राजनीतिक खेल का हिस्सा तो नहीं। ये कोई पीस प्लान नहीं है, शांति पहल नहीं है। जानकार मानते हैं कि एक बहुत सोची समझी कूटनीतिक चाल है, वैश्विक राजनीतिक चाल है, जिसमें ट्रंप ने अपने पुराने राजनीतिक फायदे के लिए पुतिन को मंच दिया है, बाकी वैश्विक समुदाय की अनदेखी करते हुए। तो क्या डील हुई होगी? आखिर ट्रंप के क्लब में पुतिन की एंट्री के मतलब क्या है? आइए देखते हैं। बोर्ड ऑफ पीस क्या है और इसका असली उद्देश्य क्या है, इसे समझते हैं पहले। और किन देशों ने हाँ कहा और किन्होंने मना किया है। पुतिन के शामिल होने की संभावना कितनी है? क्या यह संयुक्त राष्ट्र का विकल्प बन सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। ट्रंप ने कहा कि वो यूएन के बराबर में एक बोर्ड बनाएंगे जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ पीस। इसमें कई देश शामिल होंगे। अब इसकी टाइमलाइन भी समझिए। सितंबर 2025 ट्रंप ने 20 सूत्री गाजा शांति योजना प्रस्तुत की। अक्टूबर 2025 इजराइल और हमास ने आंशिक स्वीकृति दी। नवंबर 2025 यूएन सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित किया। 15 जनवरी 2026 डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से बोर्ड की घोषणा की। फिर 22 जनवरी 2026 दावोस में चार्टर पर हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया। शुरुआत में बोर्ड ऑफ पीस को गाजा की युद्ध स्थिति से उबारने, पुनर्निर्माण करने और अंतरिम शासन देने के लिए बनाया गया। यह इजराइल हमास युद्ध विराम योजना का हिस्सा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इसका दायरा बढ़ता गया। संयुक्त राष्ट्र ने शुरू में इस योजना का स्वागत किया था, लेकिन बाद में जब चार्टर सामने आया तो वो बिल्कुल अलग था। मूल प्रस्ताव में गाजा पर ध्यान केंद्रित था, लेकिन नए चार्टर में गाजा का जिक्र ही नहीं है। इसके बजाय इसमें वैश्विक संघर्षों को हल करने की बात कही गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूएन को आहिस्ते से रिप्लेस कर दिया जाए और दुनिया भर के मैटर पर कंट्रोल अमेरिका का कर दिया जाए। यूएन की वैलिडिटी खत्म, पीस बोर्ड की जो वैलिडिटी है वो सबसे ऊपर। पीस बोर्ड की संरचना कैसी होगी, इस पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दिमाग लगाया है। चलिए आपको बताते हैं। भाई संस्थापक तो डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। कौन कौन होगा इसमें? उसमें डोनाल्ड ट्रंप के कुनबे के लोग होंगे, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और दूसरे प्रमुख सदस्य संस्थापक कार्यकारी परिषद में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजा कार्यकारी बोर्ड में कौन कौन होगा? स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, यूएई, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बाकी देशों के प्रतिनिधि होंगे। पाकिस्तान नहीं है। गाजा में मुद्दों को देखने वाली 12 सदस्यीय टीम में कौन होगा? यूएई, कतर, टर्की, इजिप्ट सहित अरब और क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधि होंगे। इसमें पाकिस्तान हो सकता है। कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल कार्यकारी परिषद करेगा। कार्यकारी परिषद में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर दामाद और बाकी डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के लोग। यानी ट्रंप एंड फैमिली दुनिया के पीस बोर्ड को चलाएगी। सिंपल सा मतलब ये है। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना खाता ना भाई। जो डोनाल्ड ट्रंप इस पीस बोर्ड में कहें वही सही, और वीटो का पावर भी सिर्फ उन्हीं के पास होगा। किसी भी देश के फैसले को बदलने, पलटने, मिटाने, उठाने, गिराने, बाहर करने, अंदर करने, सारा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के पास। चार्टर के अनुसार ट्रंप को असीमित शक्तियां दी गई। तो ट्रंप की शक्तियां क्या होंगी ये भी समझ लीजिए। सदस्यता तय करने का एकमात्र अधिकार होगा। किसी भी प्रस्ताव पर वो वीटो पावर लगा सकते हैं। आजीवन वो चेयरमैन बने रहेंगे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी पीस बोर्ड के हेड रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। यानी अगर वो राष्ट्रपति पद का चुनाव हार भी जाते हैं तो दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप ही कंट्रोल करेंगे। कमाल की प्लानिंग। सहायक संस्थाएं बनाने और भंग करने का अधिकार भी डोनाल्ड ट्रंप को होगा। इसे ऐसे समझिए कि जो मोहल्ले का सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है वही मोहल्ले को अपने हिसाब से ऑपरेट करना चाहता है। इसको हिंदी में गुंडागर्दी कहते हैं। ये कोई पीस बोर्ड नहीं है।
विशेषज्ञों का कहना है कि संरचना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विकल्प बनने की कोशिश है, लेकिन केवल एक व्यक्ति तक सीमित है, क्योंकि ट्रंप के हाथों में वीटो पावर है। सामान्य सदस्यता 3 साल की है, स्थायी सदस्यता $1 बिलियन का योगदान देने पर होगी। लेकिन कनाडा ने यह पैसा देने से मना कर दिया। कनाडा बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके इस पीस बोर्ड में, आप जो बना रहे हैं। यूरोपीय देशों ने भी मना कर दिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान घुस गया इसमें पीस बोर्ड में, और शहबाज शरीफ भी अब ना घर के ना घाट वाले सिचुएशन में फंसे हैं। पाकिस्तान जब जो पीएम अभी दावोस में थे, अभी जब वो पाकिस्तान लौटेंगे तो पाकिस्तान में क्या होगा इसका तो अंदाजा लगा पाना तक भी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता इस बात के फेवर में थी ही नहीं कि पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व में गाजा पीस बोर्ड में शामिल हो जाए। इसको लेकर पाकिस्तान में पहले ही गदर हो चुका है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अंदर प्रदर्शन के दरमियान सेना ने गोलियां चला दी प्रदर्शनकारियों पर, 500-600 लोग मारे गए थे, अभी 3 महीने पहले की बात है, और फिर से वो गदर हो सकता है। वो खबर मैं आपको विस्तार से फिर किसी और दिन बताऊंगा डिटेल से। लेकिन स्वीकृति किसने किसने दी है ये देख लीजिए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे यस कर दिया है, वो करेंगे भी। मिस्र ने यस कर दिया है, संयुक्त अरब अमीरात ने यस कर दिया है, बहरीन ने कर दिया, मोरक्को ने कर दिया, कतर ने कर दिया, जॉर्डन ने कर दिया है, कजाकिस्तान ने कर दिया है, उज्बेकिस्तान ने कर दिया और पाकिस्तान ने भी कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें ज़्यादा देश जो हैं वो अमेरिका के पिछलग्गू जैसे हैं, मतलब अमेरिका के कहने पर ही चलते हैं टाइप से, अमेरिका की टीम की ही मान लीजिए। इन देशों में अमेरिका के बेसिस भी हैं, तो इनका साथ आना तो लाजमी था। यूरोप में किस किस का साथ मिला है? हंगरी का साथ मिला है, बेलारूस का साथ मिला है, आर्मेनिया का साथ मिला है, कोसोवो का साथ मिला है, अजरबैजान का साथ मिला है, वियतनाम का साथ मिला है और अर्जेंटीना का साथ मिला है। इसमें कोई बड़ा मुल्क आप नहीं देखेंगे जिसके पास अपनी फौज बहुत बड़ी, जैसे फ्रांस, इटली, इसके अलावा स्विट्जरलैंड, इसके अलावा और भी जो बड़े मुल्क हैं यूरोप के अंदर। यानी इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने भी यहां पर साफ शब्दों में कहा है कि हम इस तरह की संस्था के खिलाफ हैं जो संयुक्त राष्ट्र की जगह ले, क्योंकि ऑलरेडी संयुक्त राष्ट्र फंक्शन कर रहा है। अब समझिए डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है। वो चाहते हैं कि वो दुनिया को तब भी कंट्रोल करें जब वो राष्ट्रपति ना रहें या अपनी हनक चलाएं, क्योंकि इसमें ये क्लॉज दिया गया है कि वो आजीवन चेयरमैन रहेंगे इस पीस बोर्ड के, जब तक दोनों पांव कब्र में नहीं चले जाते। गाजा पीस बोर्ड को किसने नहीं कहा ये भी देख लीजिए। अब मैं इस पर आपको बताता हूं बड़ी बड़ी जो देश हैं। सबसे पहले बात, फ्रांस ने कह दिया है कि भाई मैक्रो सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने वाली किसी संस्था के साथ नहीं है। मैक्रो सरकार ने कहा है, वो डेनमार्क पे ही कहा है, लेकिन रिएक्शन तो फ्रांस की तरफ से आया है। ट्रंप ने कहा है कि तुम्हारे वाइन पर 200% का टैरिफ लगाऊंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। नॉर्वे ने कहा कि बोर्ड कई सवाल खड़े करता है, अमेरिका से और बातचीत जरूरी है, तब देखेंगे इस पर क्या करना है। स्वीडन ने कहा कि मौजूदा ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। स्लोवेनिया ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में खतरनाक हस्तक्षेप है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप के दबाव के बीच इस प्रस्ताव को साफ खारिज कर दिया है। इटली ने कहा प्रस्ताव के सभी विवरणों का अध्ययन कर रहे हैं, अमेरिका से स्पष्टता चाहिए इस मामले पर। अभी बहुत ये कंफ्यूजिंग स्टेट में है। अधिकांश विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन औपचारिक रूप से शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन बातचीत जारी रखेंगे। ये कूटनीतिक नाटक जैसा नजर आता है कि यूरोप पर और प्रेशर बनाया जाए। ट्रंप और यूरोप की दोस्ती बढ़ रही है, इससे यूरोप हमेशा संशय में रहे, कंफ्यूजन में रहे कि अमेरिका दोस्त है या रशिया दोस्त है, अमेरिका दुश्मन है या रशिया दुश्मन है। प्लानिंग वो माइंड गेम खेल रहे हैं यूरोप के साथ। तो यूरोप को देखना होगा वो इससे निकलते कैसे हैं। खैर, तो गाजा में शांति बनाने के नाम पर जिस पीस बोर्ड को लेकर दुनिया की राजनीति दो धड़ों में दिख रही है, कुछ देश तो इससे दूरी बना चुके हैं, कुछ इसके खुलकर विरोध में खड़े हैं, लेकिन कई बड़ी वैश्विक ताकतें अब भी हैं जो अनिर्णय की स्थिति में हैं, जैसे ब्रिटेन। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब इस पीस बोर्ड में सदस्यता हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था।
ब्रिटेन की बात करें तो लंदन ने अब तक समर्थन तो खुलकर नहीं दिया है, ना ही खुलकर विरोध किया है। मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देकर ब्रिटेन फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में। जर्मनी की बात करें तो इजरायल सुरक्षा का पुराना समर्थक रहा है। जर्मनी भी इस बोर्ड पर कोई स्पष्ट रुख नहीं ले पाया। बर्लिन अगर बात करें तो कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन बीजिंग ने शांति की बात तो की है, लेकिन गाजा पीस बोर्ड की संरचना और अमेरिकी भूमिका पर सवाल उठाते हुए खुद को अभी और निर्णित रखा है, मतलब फैसला नहीं लिया है। भारत की स्थिति क्या है, भारत का स्टैंड क्या है? नई दिल्ली अभी तटस्थ है, स्थिति का आकलन कर रहा है। भारत न तो खुलकर कभी किसी गुट में शामिल हुआ है और न ही भारत ने कभी किसी गुट का समर्थन किया है। भारत गुट निरपेक्ष विदेश नीति रखता है, ये आपको पता है, और सरकार ने भी हमेशा साफ साफ कहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मंच संयुक्त राष्ट्र और ट्रंप का नया प्रयोग बोर्ड ऑफ पीस। फिर सवाल यह है, ये शांति का मंच है, सत्ता का शॉर्टकट है, या फिर पूरी दुनिया पर तानाशाही का एक शॉर्टकट है? संयुक्त राष्ट्र जहां 193 देश सदस्य हैं और वैश्विक फैसले सामूहिक मतदान से होते हैं, वहीं ट्रंप का प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस जहां 50 से 60 देशों का आमंत्रण है, लेकिन फैसला सिर्फ ट्रंप का होगा। संयुक्त राष्ट्र का ढांचा 1945 के चार्टर पर आधारित कानूनी है, संस्थागत है और वैश्विक है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस का आधार निजी चार्टर है जिसकी शर्तें आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। फाइनेंशियल या फंड्स की बात की जाए, वित्त पोषण की बात की जाए, तो संयुक्त राष्ट्र चलता है सदस्य देशों के योगदान से, जबकि बोर्ड ऑफ पीस में एक सीट की कीमत $1 बिलियन, यानी कि क्लियर कर दिया गया है कि शांति भी कीमत के साथ आएगी। जिसके पास $1 बिलियन नहीं है वो शांति के लायक नहीं, वो अपना गृहयुद्ध लड़े, जंग लड़े, उसको इस पीस बोर्ड से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जवाबदेही में भी बहुत बड़ा फर्क है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रति जवाबदेह है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस किसके प्रति जवाबदेह है? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि माई वे और हाईवे, कोई स्पष्टता नहीं। पारदर्शिता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया सार्वजनिक और दर्ज, जबकि बोर्ड ऑफ पीस अस्पष्ट बंद दरवाजे के पीछे। सवाल ये, आखिर डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच को खत्म क्यों करना चाहते हैं और बोर्ड ऑफ पीस क्यों लाना चाहते हैं? मैसेज क्लियर है कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं भी रहे तो बोर्ड ऑफ पीस के जरिए 50-60 देशों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बाकी देखते हैं कि इस पीस बोर्ड का आगे भविष्य क्या होता है, कितने देशों से मान्यता मिलती है। वैसे भी दुनिया के कई देश अलग अलग धुरी बना रहे हैं, अलग अलग भड़े बना रहे हैं, अलग अलग ग्रुप में बट रहे हैं। आज यूरोप अमेरिका से दूर हो रहा है, भारत अमेरिका की दोस्ती जो है वो खटास में चल रही है, तो बहुत सारे अलग अलग सीन बन रहे हैं। इस पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं एआई के उस काले सच की जो दुनिया को परेशान कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को आमतौर पर भविष्य की सबसे शक्तिशाली तकनीक माना जाता है। यह हमारे काम आसान बनाती है, सोशल मीडिया में, बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्टेशन में, टिकट बुक करने में, किसी भी चीज में, लगभग हर डिजिटल क्षेत्र में। और आज का तो 90% काम ही डिजिटल मामले से हो रहा है। लेकिन इस तकनीक का एक काला पहलू है जो तेजी से साइबर सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। सवाल यह उठ रहा है, क्या एआई खुद साइबर हमले कर सकता है? क्या यह तकनीक आने वाले समय में दोधारी तलवार साबित हो सकती है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से जंग लड़ सकता है? आसान भाषा में, एआई जंग का ट्रिगर बन सकता है, जानकार ऐसा मानते हैं। ऑटोमेटेड हथियारों का खतरा बढ़ सकता है। एआई ड्रोन बिना इंसानी आदेश के भी हमला कर सकता है। साइबर वॉरफेयर से देशों की अर्थव्यवस्था ठप की जा सकती है। फेक एआई इंटेलिजेंस से गलत फैसले दिए जा सकते हैं। महाशक्तियों में एआई हथियारों की होड़ बढ़ सकती है। एक छोटी एआई गलती बड़ी जंग की वजह बन सकती है, और अगर एआई कंट्रोल से बाहर गया तो वर्ल्ड वॉर भी संभव है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ये जानकारी कहां से आई है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सीपरी, उसने एक स्टडी की। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2025 के कई महीने के संघर्ष को इस वक्त जब ये 3 दिन का संघर्ष हुआ था, ये बहुत दिनों के बाद हुआ था, लेकिन इस संघर्ष को लेकर सीपरी ने एक वार्निंग जारी की कि तनाव के दौरान एआई से तैयार फर्जी सूचनाओं ने हालात को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये टकराव आसानी से लंबा संघर्ष बन सकता था, यहां तक कि दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच परमाणु टकराव का खतरा भी पैदा हो सकता था। सीपरी ने अपनी वेबसाइट पर एक रिसर्च नोट जारी किया है। इसका शीर्षक है एड्रेसिंग मल्टी डोमेन न्यूक्लियर एस्केलेशन रिस्क।
इसमें भारत पाकिस्तान के हालिया संघर्ष, ईरान से जुड़े इजराइल का ऑपरेशन और रूस यूक्रेन युद्ध का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट में 2025 में भारत पाक संकट का जिक्र करते हुए कहा गया कि एआई से तैयार गलत सूचनाओं ने युद्ध से जुड़े हालात की समझ को बिगाड़ दिया। सीपरी की माने तो इस तरह की फर्जी जानकारी संघर्ष को और भड़का सकती थी, परमाणु टकराव की आशंका भी बन सकती थी। अगर एआई ताकत की रैंकिंग की जाए तो यूएसए सबसे एडवांस एआई मॉडल और चिप्स में सबसे आगे है, जिसमें ओपन एआई है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है। मिलिट्री एआई है, ड्रोन है, साइबर वॉरफेयर में भी लीड रखता है। इसके बाद बारी आती है चाइना की। एआई सर्विलांस में वर्ल्ड लीडर है। डीपसीक, बाइडू और अलीबाबा जैसे एआई यहां पर ऑपरेट हो रहे हैं। सेना और आंतरिक सुरक्षा में एआई का आक्रामक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया की बात की जाए तो एआई ड्रिवन साइबर अटैक और सूचना युद्ध के लिए यानी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऑटोनोमस हथियारों पर यह फोकस कर रहा है। कमर्शियल एआई से ज्यादा मिलिट्री एआई पर रूस काम कर रहा है। ईयू की बात की जाए तो यूरोपीय यूनियन की में एथिकल एआई और रेगुलेशन में आगे है। फ्रांस, जर्मनी एआई डिफेंस रिसर्च में एक्टिव है। टेक पावर में यूएसए चाइना से पीछे है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत बहुत उभरती हुई एआई पावर है। डीआरडीओ, इसरो में एआई इंटीग्रेशन पर काम चल रहा है। डेटा प्लस टैलेंट की ताकत कैसे आए? चिप्स में हालांकि हमारी निर्भरता नहीं है, जिसकी वजह से हमें इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि दुनिया ने बारूद और बंदूकें तो बहुत देखी, लेकिन अब जंग कोड, चिप और एल्गोरिदम से लड़ी जाएगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि महाशक्ति का पर्याय बन चुका है। सवाल यह है कि क्या एआई तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।